आ जाओ सभी। आज जो है हम भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 3 पढ़ते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में सेक्शन 2 डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, आज हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 क्या कहती है? देखो, सेक्शन 3 ये कहती है जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन करती है ये सेक्शन अपने आप को, ठीक है, यानी कि सामान्य व्याख्या। अब इसकी 3 की 1 जो सब सेक्शन है उसमें क्या चीज गिवन है? उसमें गिवन है कि एवरी डेफिनेशन, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, एवरी डेफिनेशन और एवरी प्रोविजन। प्रोविजन तो समझते होंगे आप, क्या होता है? सजा उपबंध, सजा उपबंध, ठीक है, ये प्रोविजन होता है। और डेफिनेशन तो आपको पता ही है, परिभाषा, ठीक है। और एक है इसमें एवरी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन भी समझते हो आप, जो किसी सेक्शन को समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज होते हैं ना सेक्शन के नीचे, उनको बोलते हैं, ठीक है ना। और एक है इसमें जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन यानी कि सामान्य अपवाद। और इसका तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा है? वो 3। इसका एक पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। ये चारों चीजें, इस सब सेक्शन क्या बता रही है कि ये चारों चीजें एक बार डिफाइन जहां कर दी पूरे एक्ट में, उसको दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। एक बार अगर चाइल्ड की डेफिनेशन बता दी कि 18 साल से नीचे जो है चाइल्ड होता है, तो उसको पूरे एक्ट में दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। एक बार जो प्रोविजन बता दिया, एक बार जो इलस्ट्रेशन बता दिया, एक बार जो जनरल एक्सेप्शन बता दी कि पागल व्यक्ति अगर कोई एक्ट करता है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, तो पूरे एक्ट में कहीं पे भी पागल शब्द लिखा हुआ मिलेगा तो यही समझा जाएगा कि इसके द्वारा किया गया एक्ट जो है अपराध नहीं बनता, ठीक है। तो ये चारों चीजों आपको सेक्शन 3 की 1 में याद रखनी है। अब आती है 3 की 2। 3 की 2 में क्या है? सेक्शन 3 की 2। 3 की 2 कहती है एवरी एक्सप्रेशन। एवरी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो आप सब समझते होंगे, जैसे फेस एक्सप्रेशन है ना, उसी तरीके से है। इसका हिंदी में होता है स्पष्टीकरण, लिख लो, है ना, स्पष्टीकरण ये होता है। एक बार किसी चीज को स्पष्टीकरण दे दिया अगर किसी चीज का, तो उसको बार बार नहीं बताएंगे, वो ही स्पष्टीकरण पूरे एक्ट में यूज होगा। ये भी यही कहती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब आते हैं 3 की 3 में। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हल्की सी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये क्या कहते हैं? देखो, जो पोसेशन होता है, पोसेशन होता है ना, कब्जा, पोसेशन ऑफ अ पर्सन किस पर है? स्पाउस, क्लर्क, और चौथा तीसरा कौन है? सर्वेंट, ठीक है। पति, पत्नी, या फिर ये क्लर्क को बोल देते हैं हिंदी में लिपिक, ठीक है ना, ये नौकर के कब्जे में जो संपत्ति है, ठीक है। देखो क्या है ये कहते हैं जब किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके पार्टनर, क्लर्क, सर्वेंट के पास है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वास्तविक कब्जा जो है उस व्यक्ति का ही है। समझ में आ रहा ना आपको? अगर कोई पर्सन अपनी संपत्ति अपनी पत्नी को दे देता है या नौकर को दे देता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वो संपत्ति उसकी पत्नी की हो गई या नौकर की हो गई। उसकी जो पोसेशन है, असली पोसेशन जो माना जाएगा, असली कब्जा जो माना जाएगा वास्तविक, वो उस व्यक्ति का ही होगा, ठीक है ना।
अब आते हैं 3 की फोर्थ पे। 3 की फोर्थ क्या कहती है? ऐसे एक्ट जो इलीगल क्या है? ओमिशन है। ठीक है ना? देखो, ओमिशन अपराध नहीं है, लेकिन जब इसके आगे इलीगल शब्द जुड़ जाता है तो ये अपने आप में एक अपराध बन जाता है। देखो, कोई भी एक्ट करो आप, हर एक्ट अपराध नहीं है, लेकिन इलीगल एक्ट करोगे तो वो अपराध है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर ओमिशन के आगे इलीगल शब्द जुड़ जाता है तो वो एक अपराध बन जाता है। ठीक है ना? तो इसमें यही बता रखा है कि हमेशा इलीगल एक्ट ही अपराध नहीं होगा, इलीगल ओमिशन भी अपराध माना जाएगा। तो ये कौन सी सेक्शन बता रही है? 3 की फोर्थ। ठीक है, देखो मैं इसको एक बार आपको ना एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कर देता हूं। ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है ना, और वो मरीज का इलाज नहीं करता, वो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, तब भी वो इलाज नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया है? उसने इलीगल ओमिशन किया है। उसने कैसा एक्ट किया है? इलीगल ओमिशन वाला। उसने कुछ नहीं किया है। ठीक है ना? तो ये अपराध माना जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चलो मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूँ। एक माँ जो अपने 12 साल से कम के बच्चे को असुरक्षित स्थान पर छोड़कर चली गई। कौन सी है वो सेक्शन बीएनएस में? असुरक्षित स्थान पर अपने 12 साल से नीचे के बच्चे को छोड़ देना, वो सेक्शन है 93 बीएनएस। ठीक है, तो माँ ने क्या किया है? माँ ने कैसा कार्य किया है? इलीगल ओमिशन किया है। माँ ने कैसे किया है कि माँ की ड्यूटी थी बच्चे को पालने की, पोसने की, ठीक है ना, लेकिन माँ ने क्या किया? अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। माँ ने उसको असुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया, तो माँ के द्वारा कैसा हुआ कार्य है? वो इलीगल ओमिशन है। तो ऐसे कार्य जो इलीगल ओमिशन दर्शाते हैं वो कौन सी सेक्शन कवर करती है? 3 की 4। ये कहीं आपको किसी अपराध के पीछे लगी हुई नहीं मिलेगी ये सेक्शन है, लेकिन ये सेक्शन क्या बताती है कि ये लायबिलिटी जो है ना फिक्स करती है किसकी क्या लायबिलिटी है। ठीक है, अब आते हैं इससे अगली सेक्शन के, ये जो थोड़ी सी 3 की 5, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर 3 में कोई सेक्शन है तो वो 3 की 5 है। इसका अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताऊं तो ये पूरे एक्ट में चौथे पांचवें नंबर पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? कॉमन इंटेंशन। क्या है? कॉमन इंटेंशन, यानी कि सामान्य आशय। ठीक है, देखो इसको जो है आप कंफ्यूज मत होना, एक कॉमन ऑब्जेक्ट भी है, कॉमन ऑब्जेक्ट, इससे आप इसको कंफ्यूज मत करना। ये कहां पर है? ये 190 में है। ठीक है, बीएनएस। देखो पहले तो इनकी सेक्शन अलग अलग है। सेकंड क्या है इसमें डिफरेंस? सेकंड इसमें 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना, इसमें 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। तीसरा क्या डिफरेंस है? ये पूरे एक्ट पर लगती है, ये सिर्फ जो रोइट्स हुए, एफरे हुए, दंगे हुए, सिर्फ शांति वाले, उसी चैप्टर में ये सेक्शन का यूज होता है, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये इनके मेजर सा डिफरेंस है 3। ठीक है, अब आते हैं 3 की 5। अगर आपको 3 की 5 कॉमन इंटेंशन सेक्शन को बिल्कुल अच्छे से पकड़ बनाए रखनी है तो इसके 4 पॉइंट देखने होंगे आपको। अगर वो चारों फुल हो रहे होंगे, फुलफिल कर रहे होंगे, तो यानी कि कॉमन इंटेंशन है। और ये सेक्शन किसी अकेली नहीं लगती है, ये किसी ना किसी सेक्शन के साथ लगती है, कभी 3 की 5 अकेली नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो इसके पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है कि जो मैंने अभी बताया आपको, दो या 2 से ज्यादा व्यक्ति, 2 या 2 से
ज्यादा व्यक्ति। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि उन्होंने जो है पहले ही उनके पूर्व मस्तिष्कों का मिलन हो चुका हो। वो अपराध के लिए पूर्व मस्तिष्कों का मिलन, इसको इंग्लिश में क्या कहें, यानी कि प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड। किसी ऐसे कहते हैं ना कि अपराध की योजना उन्होंने पहले ही फिक्स कर ली है। प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो पहले पूरा बैठ के अपराध करने से पहले पूरा षड्यंत्र कर चुके हैं कि किसको क्या कार्य करना है, कैसे कहाँ पे क्या करना है, पूरा एक्ट जो करेंगे वो उनका सब अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर लेते हैं। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है ना। तीसरा है आपका घटना स्थल पर मौजूद होना, यानी कि क्राइम ऑफ सीन ऑफ क्राइम पर प्रेजेंट होना। ठीक है, यानी कि घटना स्थल पर मौजूद होना। फिर लास्ट का क्या है, अपराध का होना। अगर अपराध नहीं हुआ तो भी ये सेक्शन नहीं लगेगी, अपराध का होना। अगर ये चारों हैं तभी ये सेक्शन यूज होगी, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो ये सेक्शन यूज नहीं होगी। ठीक है। फिर ये अगर मान लो अपराध नहीं हुआ, ये सब कुछ हो गया, तो एक सेक्शन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो सेक्शन अप्लाई हो जाएगी, ये सेक्शन नहीं लगेगी। ठीक है ना, ये चारों होनी जरूरी है। मैंने इसमें कई सारे एग्जाम्पल देके समझा भी रखा है। ठीक है ना। अगर कोई बंदा, मान लो दो व्यक्ति हैं और उन्होंने प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड नहीं करी, ठीक है ना, तो भी नहीं लगेगी। घटना स्थल से दूर है वो व्यक्ति, तब भी नहीं लगेगी। अपराध ही नहीं हुआ तब भी नहीं लगेगी। ठीक है ना, ये चारों अगर हुए हैं तभी ये सेक्शन लगेगी 3 की 5। ठीक है, जल्दी जल्दी हम ये रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं 3 की 6 पे। देखो 3 की 6 क्या कहती है, बस एक वर्ड इसमें चेंज हो जाता है। कॉमन इंटेंशन की जगह क्या आ जाता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन, ठीक है, ये वर्ड आ जाता है बस। अच्छा, कॉमन और सिमिलर में क्या अंतर है, चलो मैं एक एग्जांपल देके आके, इंटेंशन नहीं, केवल कॉमन और सिमिलर में मैं आपको अंतर बताता हूं क्या है। देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। अब अगर इन पर, अगर आप देखो, ठीक है ना, अगर इन पर दो साइकिल है, एक इस पे साइकिल है और एक साइकिल इस पर है, ठीक है, ऐसे मैं आपको बता देता हूं। तो ये क्या है, ये अगर मान लो इनकी साइकिल दोनों की एक जैसी है तो ये क्या कहलाएगी, सिमिलर। क्या कहलाएगी, सिमिलर। और ये भी यही मान लो ये सेम ए है और बी है, ठीक है। अब इन पे ए की साइकिल है तो ये क्या कहलाएगी, कॉमन। समझ में आ रहा है ना, ये क्या कहलाएगी, ये साइकिल कैसी साइकिल कहलाएगी, कॉमन। ठीक है, चलो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं सिमिलर इंटेंशन का। क्या हुआ कि ए बी सी और डी हैं, उन्होंने क्या किया, एक एक्स को पैसे उधार दे रखे हैं। किसने दे रखे हैं, देखो ए है, बी है, सी है और डी है। इन्होंने चारों ने पैसे उधार दे रखे हैं एक्स को, यानी कि एक्स ने उधार ले रखे हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इन्होंने कोई पूर्व मस्तिष्कों का मिलन नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये क्या हुआ, ये अपने पैसे लेने गए और चारों ने मिलकर इसको पीट दिया। देखो सबका अपना अलग था, ऐसे नहीं था कि मैं इसको इतना यहां से मारूंगा, बी तू इसको यहां से मारना। तो इनका कुछ कॉमन इंटेंशन नहीं था, इनका क्या था, सिमिलर इंटेंशन था। समझ रहे हो ना आप, मतलब
देखो इसकी साइकिल है, ये मिलती जुलती है, इससे मिलती जुलती है, ठीक ना। तो कैसा इंटेंशन था, सिमिलर इंटेंशन था कि इन चारों का पैसे थे, बस इतना ही सिमिलर था, ठीक है। कॉमन नहीं था। कॉमन होता है मतलब कि एक ही चीज होती दोनों व्यक्ति को और उसको मिलके वो कर रहे होते, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये सिमिलर और कॉमन में अंतर है, ठीक है। 3 की 6 मैंने आपको बता दिया। चलो अब आगे आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 की 7। देखो 3 की 7 क्या कहती है, पार्सली एक्ट और पार्सली ओमिशन। देखो हमने जो 3 की 4 पढ़ी थी उसमें पूरा ओमिशन था, ठीक है, इलीगल ओमिशन था पूरा। इसमें क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा तो एक्ट हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ है, ओमिशन हुआ है, तो वो भी क्राइम माना जाएगा। अगर कोई थोड़ा सा एक्ट करता है तो थोड़ा सा ओमिशन कर देता है तो वो भी क्राइम माना जाएगा। चलो मैं आपको ना एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कैसे, कि ए है जो बी को खाना नहीं देता है, ठीक है, जिससे वह क्या होता है कि 2-3-4 दिनों में वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। फिर क्या करता है, उसके साथ थोड़ी सी पिटाई भी कर देता है, ठीक है, और जिससे वह मर जाता है। यहाँ ए जो है मर्डर के लिए लायबल होगा। ये 3 की 7 यही बताती है कि वो ये लेके छूट नहीं ले सकता कि मैंने तो इसको थोड़ा सा बस पीटा था, क्योंकि उसने पार्सली ओमिशन भी किया, उसकी ड्यूटी थी खाना देने की, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, ओमिशन किया। ओमिशन 1 मैंने बता रखा है अच्छे से। तो ओमिशन क्या किया उसने कि उसको खाना नहीं दिया और उसके साथ एक्ट मतलब उसकी पिटाई भी कर दी। तो ये जो है फुल अपराध के लिए दोषी होगा। ये 3 की 7 कहती है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल कुछ भी इसमें ज्यादा डीपली जाना ही नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से आपको पूरा समझ में आ रहा है। अब आते हैं 3 की 8 पे। 3 की 8 क्या कहती है, 3 की 8 कहती है कोऑपरेशन बाय डूइंग सेवरल एक्ट, ठीक है। देखो क्या है, सहयोग करना, मैं बता देता हूं आपको। इसमें क्या है, कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन होता है सहयोग, ठीक है ना। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन सेवरल एक्ट, वन ऑफ सेवरल एक्ट लिख लो, है ना, सेवरल एक्ट्स हो जाएगा ना। देखो ये इंग्लिश कहती है जब भी आपको बहुत सारे में से वन चुनना हो तो ये प्लूरल होता है, ठीक है, ऑफ से करते हैं। चलो ये तो क्या है कि कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स, सहयोग। चलो एग्जांपल से मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखो क्या है, इसमें ए और बी है, ठीक है, दोनों अपनी ड्यूटी में एक्स को क्या करते हैं, मारते हैं, ठीक है ना। ए और बी क्या करते हैं, एक्स को मारते हैं। और एक दिन क्या होता है, देखो क्या हो रहा है, मान लो ऐसे समझो आप, ए की ड्यूटी कितने घंटे की, 12 घंटे की है, फिर उसकी ड्यूटी है बी की 12 घंटे की। इनके पास एक क्रिमिनल है एक्स जो इनकी कस्टडी में है, ठीक है। अब ए क्या करता है, जब अपनी ड्यूटी आती है इसको मारता है और इसको खाना भी कम देता है, ठीक है। फिर ये बी आता है, ये भी इसको मारता है और खाना भी कम देता है। ऐसे भी हो सकता है खाना भी कम देता है और मारता भी है, तो फिर दोनों हो जाएगी, 3 की 7 भी अप्लाई हो जाएगी, 3 की 8 भी। या फिर ये मान लो कि ये दोनों इसको जो है मारते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ इलीगल एक्ट कर रहे हैं, मारते दोनों आके। क्यों, क्योंकि एक्स का जो भाई है एक वाई, इसने इनको पैसे दे रखे हैं, ठीक है, कि ये मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। तो ये दोनों कहते हैं कि कोई नहीं, मार देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे एक दिन ए की ड्यूटी आ रही थी, एक दिन बी की ड्यूटी आ रही थी, एक दिन फिर ए की ड्यूटी आ रही थी, फिर एक दिन बी की, ऐसे चल रहा था इनका सीक्वेंस।
अब ये क्या हुआ, यहां पे मर गया, इस स्टेज पे इसकी ड्यूटी थी और ये मर गया। ठीक है, अब ए कहेगा कि जी मेरी ड्यूटी में तो नहीं मरा, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये सेक्शन क्या कहती है, सहयोग, आपने मदद करी है तो आप भी बराबर जिम्मेदार हो गए, लायबल होंगे। ठीक है, ये सेक्शन कहती है। समझ में आ गया होगा ना। चलो अब आते हैं 3 की 9 पे, लास्ट है ये 3 की 9। ये क्या कहती है कि अगर बहुत सारे व्यक्ति किसी क्रिमिनल एक्ट को करते हैं तो सबकी लायबिलिटी अलग अलग हो सकती है, सब पर अलग अलग चार्ज लग सकता है। तो क्या लिखेंगे हम, सेवरल पर्सन आर इंगेज्ड इन द कमीशन ऑफ, कमीशन होता है हो जाना, कर मतलब किसी कार्य को कर देना, ठीक है ना, कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल, ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, दे मे बी गिल्टी, हो सकते हैं वो, दे मे बी गिल्टी, कैसे, डिफरेंट एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। देखो क्या है ये, मैं बता देता हूं आपको। देखो अगर उन्होंने प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड किया है तो फिर तो वो सेक्शन उन पे लगेगी 3 की 5, यानी कि वो बराबर दोषी होंगे। 3 की 5 यही कहती है कि हर बंदा प्रत्येक जिम्मेदारी के लिए, प्रत्येक एक्ट के लिए दोषी होगा। अगर कोई मान लो 3 की 5 क्या कहती है कि 4 आदमियों ने मिलके किसी बैंक को लूटा है और 2 व्यक्ति गेट के बाहर हैं और 2 अंदर बैंक लूट रहे हैं, तो बराबर चारों बैंक लूटने के दोषी होंगे। लेकिन ये सेक्शन कहती है कि अगर 4 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं तो चारों अलग अलग गिल्टी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग चार्ज इन पर लग सकता है, अगर इनका प्रीवियस माइंड ऑफ मीटिंग नहीं है तब। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये सेक्शन बस इतना ही कह रही है, आपको इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो ये सेक्शन मैं आपको ऐसे इस तरीके से बता देता हूँ कि ये किसी की अगर पिटाई कर रहे हैं किसी व्यक्ति की और इन्होंने प्रीवियस माइंड ऑफ मीटिंग नहीं किया और एक ने क्या किया, एक ने पिस्टल निकाली और मार दी। ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये चारों लोग दोषी होंगे मर्डर के? नहीं, इन पे, इस पे अलग चार्ज लगेगा, इन पे अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कहती है 3 की 9। अब हम जो है सेक्शन 4 देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो पनिशमेंट बताती है कि हमारी जो ये एक्ट है इसमें कितनी तरीके की पनिशमेंट है। ठीक है ना, वो सेक्शन 4 बताती है। ठीक है ना। वैसे हमारे इसमें कोर्स में चैप्टर 2 नहीं है, क्योंकि चैप्टर 2 जो है सेक्शन 4 से लेके 13 तक है। ठीक है ना, तो हम इसकी सिर्फ सेक्शन 4 देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन 4 में सजा बता रखी कितने कितने तरीके की है। ठीक है, तो सबसे जो पहली सजा है वो है डेथ। क्या है वो? डेथ, मृत्युदंड। दूसरी क्या सजा है? लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है ना, आजीवन कारावास। ठीक है, मैं बोल रहा हूं उसी से आप लिख लेना। ठीक है, तीसरी क्या सजा है? कारावास, इम्प्रिजमेंट। ठीक है, आई लिख दिया मैंने। देखो क्या है कि किसी को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल कुछ भी सजा मिलती है तो वो इसमें चली जाएगी, और आजीवन कारावास मिलता है तो 2 में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी 2 तरीके की होती है, एक होती है कठोर और एक होती है सरल। ठीक है, रिगोरस बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब आते हैं 4। 4 क्या है? 4 लग लो 4 फीचर से। ठीक है ना, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि क्या किया है, प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेती है गवर्नमेंट। कुड़की सुना है ना, कुड़की, वो ही शब्द है। जब कोई अगर सम्मन और वारंट पे नहीं जाता तो उसको पीओ डिक्लेयर कर देती है, और कोर्ट क्या करती है, उसकी संपत्ति के कुड़की के आदेश दे देती है। ये क्या कहती है? 4 फीचर। ठीक है,
5 क्या है, फाइन, जुर्माना। और एक अब नई ऐड हुई है इसमें, वो है 6, क्या है वो, कम्युनिटी सर्विस। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी की वजह से, कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा। किसी भी संस्था को फायदा पहुंचे तो क्या करते हैं, किसी अपराधी को कम्युनिटी सर्विस में सजा सुनाकर वो उसकी मदद करता है। ठीक है, ऐसे इसको समझना है। अब हम सेक्शन 4 के बाद क्या पढ़ेंगे, एक सेक्शन 6 भी देख लेते हैं। वैसे तो कुछ है नहीं। सेक्शन 6 क्या कहती है, देखो सेक्शन 6 कहती है कि हम जो है, जैसे कुछ अपराध ऐसे हैं उसमें कहते हैं कि उसकी सजा का 1/2 मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा, है ना। ऐसी आपको देखो आगे जाके कुछ सेक्शन ऐसी मिलेगी, जैसे मान लो यही मान लो आपराधिक षड्यंत्र है, तो आपराधिक षड्यंत्र में क्या क्या कहते हैं कि, या फिर अटेम्प्ट वाली है कि उसमें आपको हाफ सजा मिलेगी। बहुत सारी सेक्शन है ऐसी, चलो, कि जिसमें कहते हैं कि जितनी उसमें सजा मिलती होगी अगर वो अपराध नहीं हुआ तो उसकी हाफ मिलेगी। ऐसे बहुत सारी सेक्शन है। तो अगर मान लो वो क्राइम लाइफ इम्प्रिजमेंट का है, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का हाफ हम कैसे निकालेंगे। मान लो कोई सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट है और हम कहते हैं कि इसकी 1/4 आपको मिलेगी, ठीक है ना, या 1/2 मिलेगी, ये बता रखा है हमें, तो हम इसका हाफ कैसे निकालेंगे, इसका हाफ। तो ये सेक्शन 6 कहती है कि हम लाइफ इम्प्रिजमेंट को 20 साल मान लेंगे। कितना, 20 साल, बस यही कहती है। फिर हम हाफ निकाल लो, 4th निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो, ठीक है। अब इसके बाद आती है फिर सेक्शन 11, वो क्या है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है, एकांत कारावास, यानी कि जो खाल कोठड़ी की सजा नहीं होती वो होती है, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 13, ये सेक्शन देखनी है बस आपको, लिख देता हूं चलो मैं, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। और ये क्या है फिर 13, इनहांस पनिशमेंट। इनहांस पनिशमेंट यानी कि वर्धित दंड, ठीक है, बढ़ा हुआ। समझ में आ गया। ये हमने सेक्शन जो है 4, 6, 11 और 13 भी कर लिए। चैप्टर 2 की पनिशमेंट है, चैप्टर 2, ठीक है। अब हम चैप्टर 3 करते हैं फटाफट, ठीक है। चलो चैप्टर कौन सा करेंगे, 3। चैप्टर 3 क्या है, इसका नाम मैंने पीछे बताया था आपको, जनरल एक्सेप्शन यानी कि सामान्य अपवाद। देखो ये सेक्शन जो इस चैप्टर के अंदर है वो आपको छूट देती है अपराधों में। क्यों देती है, देखो मैंने आपको पढ़ाए थे एलिमेंट ऑफ क्राइम, ठीक है। वहां पे मैंने मेंसरिया करके एक वर्ड पढ़ाया था, 4 उसके एलिमेंट बताए थे मैंने, ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, एक्टसरियस और एक इसमें जो था ह्यूमन बीइंग था, मेंसरिया था, एक था एक्टसरियस और एक था इंजरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये मेंसरिया है, गिल्टी इंटेंशन जिसको बोलते हैं, वो नहीं होती है, ठीक है ना। उसको उसके जो एक्ट उसने किया है उस एक्ट में मेंसरिया नहीं होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ, इसकी जो सेक्शन है वो है 14 से लेके 44 तक, ठीक है। अब इसके फटाफट देखेंगे क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ा रखा, तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो सेक्शन 14, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 और सेक्शन 17, ये सेक्शन चारों हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सेक्शन 14 क्या कहती है, बाउंड बाय लॉ, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और ये क्या कहते हैं, ये है आपका जो एक्ट ऑफ जज है, क्या है, एक्ट ऑफ जज, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग, जब वो जुडिशली एक्टिंग कर रहा हो, ठीक है।
और ये सेक्शन क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अभी मैं समझा देता हूं इनको चारों को, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। और ये सेक्शन क्या कहती है, बस ये बाउंड बाय लॉ की जगह क्या आ जाएगा, जस्टिफाइड बाय लॉ। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ये चारों सेक्शन हम एक साथ कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें क्या है, इसमें पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट तो सब समझते हैं, सरकारी नौकर, ठीक है। और इसमें क्या है सेक्शन 14 में, पब्लिक सर्वेंट को छोड़कर प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन है इसमें, ठीक है। बस इन दोनों में तो इतना डिफरेंस है, ये दोनों सेम है बिल्कुल। जहां पब्लिक सर्वेंट को छूट मिलेगी वो सेक्शन 14 होगी, और जहां प्राइवेट पर्सन को छूट मिलेगी वो सेक्शन 17 होगी। देखो मैं इसके दो एग्जांपल आपको दूंगा सेक्शन 14 के, आपको सिर्फ सुनने हैं, उसी से आप समझ जाओगे। देखो अगर एक जवान अपने सीनियर ऑफिसर के आदेश से किसी अनियंत्रित भीड़ पर फायर करता है और वहां पर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो सेक्शन 14 से उसको छूट मिलेगी, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था, ठीक है ना। उसने अपने सीनियर ऑफिसरों की आदेश की पालना की है, ठीक है ना। और आदेश कौन से थे, वो उचित आदेश थे, समझ में आया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं। एक जो ए है, एक व्यक्ति, वो न्यायालय का अधिकारी है और न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह वाई को गिरफ्तार कर ले, लेकिन तथ्यों की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वहां पर क्या होता है, वो वाई को अरेस्ट ना करके जेड को अरेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। अब जेड को अरेस्ट कर लिया तो उसको छूट कैसे मिलेगी, उसको सेक्शन 14 से छूट मिलेगी। देखो पहले एग्जांपल में वो बाउंड बाय लॉ होकर कार्य कर रहा था, दूसरे में क्या किया है उसने, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, उसने वाई की जगह जेड को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि क्रिमिनल नहीं है। अच्छा अब बच्चे क्या कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि सर वो तो जो है ऑर्डर ऑफ कोर्ट के आदेश पे काम कर रहा था। देखो ऑर्डर ऑफ कोर्ट के इसमें कहीं भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, जैसे किसी, देखो मैं इसमें बता देता हूँ, जो जल्लाद को छूट मिलती है वो इस सेक्शन से मिलती है। जल्लाद फांसी पे चढ़ाता है ना, तो जो जल्लाद का एक्ट हो रहा है फांसी पे चढ़ाने का, उसको जो छूट मिल रही है वो सेक्शन 16 से मिल रही है, कि उसका कोई अपराध नहीं बनता है। इसमें उसने कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं किया है कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसने फांसी पे चढ़ा दिया, उसने जिस व्यक्ति के कोर्ट ने आदेश दिए थे उसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रही है, यानी कि तथ्य की भूल हो रही है, और दूसरा व्यक्ति को वो गिरफ्तार करके ला रहा है, तो सेक्शन 14 से छूट मिलेगी, और वो पब्लिक सर्वेंट भी है। समझ में आया। इसमें जज है, अगर जज कोई ऐसा आदेश दे देता है कोई भी, तो जज के आदेश जो है वो सेक्शन 15 उसका बचाव करती है। समझ में आया। जज का बचाव कौन सी सेक्शन करती है, 15, बस इसमें जज याद रखना है। अब यही चीज सेम जो की है वो एक प्राइवेट पर्सन करता है। अगर किसी व्यक्ति की शर्ट पे खून लगा हुआ है और वो ऐसे उपकरणों के साथ है जो लूट में शामिल होते हैं, लूट वाले हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़ लेता है तो उस व्यक्ति को छूट किससे मिलेगी, सेक्शन 17 से। समझ में आ रहा है। कोई स्नैचिंग करके भाग रहा था, प्राइवेट पर्सन ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे इसने हिरासत में रखा है, और मतलब वो क्या हुआ, गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। मान लो स्नैचिंग करके कोई व्यक्ति भाग रहा था, उसके सेम हुबहू, समझते हो ना, बिल्कुल उसकी कॉपी जैसा शर्ट कपड़े वैसी बिल्कुल एक व्यक्ति, ये तो कहीं मुड़ गया दाएं बाएं, और दूसरा व्यक्ति यहीं पर था, उसको इसने पकड़ लिया को प्राइवेट पर्सन ने। तो अब वो बाद में पता चला कि ये तो वो व्यक्ति है नहीं, जो असली व्यक्ति था वो तो भाग गया। तो ये इस पर केस रजिस्टर कराने के लिए बोलता है कि इस पर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध का, लेकिन वो सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इसको छूट सेक्शन 17 दे देगी। आई होप आपको चारों सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और ये सेक्शन लगातार आपको याद भी हो गई होगी। सबसे पहले 14 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, बीच में 2 सेक्शन लिखेंगे। हम पूरा एक्ट ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा
अब हम दो सेक्शन याद करेंगे सीधा, सेक्शन 18 और सेक्शन 19। तो देखो सेक्शन 18 क्या कहती है, इस सेक्शन को आप याद रखना, एक्सीडेंट इन मिसफॉर्च्यून, ठीक है, एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून हो जाना, ठीक है, एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्च्यून। कैसे हुआ है देखो, डूइंग लॉफुल एक्ट, लॉफुल एक्ट कर रहे हो आप लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, तो कौन सी सेक्शन बचाव करती है, सेक्शन 18। देखो आप मेरी बात सुनो, अगर आप प्रॉपर तरीके से गाड़ी चला रहे हो, अपनी लाइन में चला रहे हो, लिमिट आपकी सही है, आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है, आप प्रॉपर तरीके से, फिर भी बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है, तो सेक्शन 18 से आपको छूट मिल जाएगी। सद्भावना पूर्वक कोई अपना कोई कार्य कर रहा है, बिल्कुल जो उसके मापदंड है उनको मानते हुए, और कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो सेक्शन 18 इसका बचाव करती है। समझ में आ रहा ना। अब है सेक्शन 90। देखो सेक्शन 90 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर इसमें से सवाल आएगा तो डायरेक्ट ये आएगा। देखो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये नेसेसिटी है, तो इसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत। हिंदी वाले बच्चे भी इसको लिख लेंगे, क्या कहते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। और इसका एक और नाम है, वो क्या कहता है, इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है, सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, दिखाई दे रहा है ना, आत्मनिरीक्षण, ठीक है ना, आत्मनिरीक्षण, यानी कि आत्मनिरीक्षण का सिद्धांत। तो देखो ये सेक्शन, अगर ये दोनों पूछते हैं कि किस सेक्शन को आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, तो 90। डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्मनिरीक्षण किसको कहते हैं, क्यों इसका नाम ऐसा रखा है, देखो क्या है, इसको एक कुछ बच्चे छोटी हानि बड़ी हानि के नाम से भी याद रखते हैं। देखो अगर दो नुकसान हो रहे हो, एक बड़ी हानि हो रही हो, एक छोटी हानि हो रही है, मतलब एक ही कार्य से छोटी हानि बड़ी हानि हो रही हो, तो अगर उसमें से छोटी हानि कर देते हैं बड़ी हानि बचाने के लिए, तो वो अपराध नहीं होगा, और वो क्या है, आवश्यकता है उसकी। भाई देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये खेत है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल बनता है इसका, यहाँ पे फसल खड़ी है, ठीक है, और क्या हुआ, यहां से जो है बिजली के वायर जा रहे हैं ऊपर से खेत के, तो क्या हुआ, एक पतंगा यहां से बिजली का नीचे गिर गया और आग लग गई, समझना। तो अब आवश्यकता क्या है, आत्मनिरीक्षण क्या है, यही तो कहता है कि भाई इसको जो है बचाया जाए। अब इसको तो बचा नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम कि एक व्यक्ति है, उसका ये खेत भी नहीं है, ठीक है ना, उसने क्या किया, यहां से ट्रैक्टर से खेत ऐसे जोत दिया, क्या किया, जोत दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब ये जुत गया तो आग इधर नहीं फैलेगी, ये फसल बच गई। तो अब जिसका ये खेत था वो कहता है कि इसने तो मेरा नुकसान कर दिया, खेत जोत दिया, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 19 से छूट मिल जाएगी जिसने खेत जोता है, क्योंकि उसने आवश्यकता का सिद्धांत पे काम किया, सेल्फ निरीक्षण आत्मनिरीक्षण का काम किया है, यानी कि उसने छोटी हानि बड़ी हानि बचाने के लिए छोटी हानि की है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको। अच्छा चलो एक और एग्जांपल मैं इसका दे देता हूं आपको। मान लो ये बस है और इसके ब्रेक फेल हो गए हैं, ठीक है ना, ब्रेक क्या हो गए, इसके फेल हो गए। अब इधर 10 आदमी जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे इकट्ठे, और यहाँ पे सिर्फ 2 आदमी जा रहे हैं। अब अगर ऐसे जाया जाएगा तो हो सकता है ये दोनों भी हैं ही है, बिल्कुल बस के आगे ही है, ठीक है ना।
अब वो ड्राइवर क्या करता है, इस बस को इधर की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ब्रेक फेल है, तो ये व्यक्ति बच जाते हैं। तो ये क्या कहता है, ये सेक्शन 90 कहती है, ठीक है। सेल्फ एग्जामिनेशन, छोटी हानि कर देना बड़ी हानि को रोकने के लिए। 18 और 90 दोनों याद रखेंगे, एक में एक्सीडेंट है, एक में आपकी नेसेसिटी है, छोटी हानि बड़ी हानि है। चलो अब इससे आगे की सेक्शन हम कैसे याद रखेंगे वो बताते हैं। तो हमने जो है पहले लिख लेना है 22, क्या लिखेंगे हम 22, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 23, 24, 2 सेक्शन लिखें। ऐसे यहाँ पे भी 2 सेक्शन लिख लेंगे, इससे पहले वाली 20 और 21, ये 2 सेक्शन याद रखेंगे एक साथ, ये 2 सेक्शन और ये 22 बीच में। देखो ऐसे हमें ये हमने चैन बनाई है, 5 सेक्शन बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। इसमें क्या है, पागल व्यक्ति को छूट है, अगर पागल व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है तो बीच में 2 करके क्या करना है, पागल को ले लेना है। ये दोनों सेक्शन नशे की है, अगर कोई नशे में क्राइम करता है, ये दोनों सेक्शन बच्चे की है, ठीक है। ये हमने इसका एक चार्ट बनाया बेहतरीन वाला। अच्छा, इसमें बच्चा कौन सा है, 7 साल से कम, और इसमें बच्चा कितने साल का है, 7 से लेके 12 साल, ठीक है। और इसमें क्या है, नशा जो दिया गया उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया, इच्छा के विरुद्ध दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है, मर्जी से, अपनी मर्जी से, ठीक है। देखो दोनों में नशे। अब 7 साल से नीचे का बच्चा कोई भी अपराध करता है तो वो अपराध नहीं, देखो अपराध क्या 7 साल से नीचे का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, कर सकता, लेकिन वो अपराध नहीं है। 7 से 12 साल तक का बच्चा कोई अपराध कर देता है, वो भी अपराध नहीं है, लेकिन उसका क्या देखा जाएगा कि वो परिपक्व है नहीं है, मैच्योर है नहीं है, उसको अपराध की समझ है या नहीं है, वो देखा जाता है। इसमें कोई चीज नहीं देखी जाएगी, ये डायरेक्ट है, इसमें देखी जाती है। अगर उसको पता है कि चोरी करना अपराध है, वो चोरी करके ला रहा है और फोन को छिपा रहा है, तो यानी कि उसको समझ है कि चोरी करना जो अपराध बनता है, गलत किया है उसने, ठीक है। तो यहाँ पर उसको छूट नहीं मिलेगी, उसको छूट जब भी मिलेगी अगर उसको उस चीज का ज्ञान नहीं है। यहाँ 23 क्या है, अगर कोई इच्छा के विरुद्ध नशा कराता है, उसमें वो कोई एक्ट कर देता है, उसको बिल्कुल समझ नहीं रही, तो 23 से छूट मिल जाएगी। मर्जी से करता है तो देखो इसमें छूट ना के बराबर होती है, इसमें छूट नहीं मिलती है मर्जी से करके। अगर मान लो कोई मर्जी से दारू पीने के बाद अपनी पत्नी को पीट के मार देता है, फिर कहेगी जी मैं तो उस दिन नशे में था, मैंने तो शराब पी रखी थी, तो छूट नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। कुछ ही केसेस होंगे जहां छूट मिल सकती है, जहां उसको बिल्कुल भी उस अपराध का ज्ञान, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए किसी चीज को करने के लिए, वो उसको बिल्कुल भी नहीं थी। मान लो इसने पैसे फोन से पैसे ट्रांसफर कर लिए, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, अकाउंट नंबर डालना होता है, पासवर्ड खोलना होता है, अकाउंट अपना है ये पता है, तो उसको नॉलेज है, उसमें छूट नहीं मिलेगी कि वही मैंने नशे में कर दिया सब कुछ, ठीक है। समझ में आ रहा है। इच्छा के विरुद्ध आपको मिल जाती है। और ये नशा सिर्फ दारू का नहीं हो सकता, नशे जितने भी हैं, ड्रग्स व्रग्स है, इंजेक्शन दे दिया है, ठीक है ना, दबाव में पिला दिया, उसको बताया ही नहीं, जबरदस्ती पिला दिया, वो सब इच्छा के विरुद्ध में चले जाएंगे। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना, ये चारों सेक्शन पांचों, ये याद होगी आपको। अब 25 हम अकेले पढ़ेंगे। ये सेक्शन है स्पोर्ट्स की, इसको किससे याद रखेंगे, स्पोर्ट्स से। इसमें क्या होता है, जो स्पोर्ट्स में गेम खेलते हैं तो उसमें भी देखा होगा आपने कितनी बार सख्त चोट लग जाती है और डेथ तक हो जाती है। तो जिस खिलाड़ी की वजह से ऐसा हुआ है उसको 25 से छूट मिल जाती है। समझ में आ रहा ना, स्पोर्ट्स कंसेंट वाली सेक्शन है ये, ठीक है ना। इसको एक और नाम से कहते हैं वॉलंटी नॉन फिट, है ना, नॉन फिट इंजरी है ना, ये बोलते हैं इसको। तो देखो क्या है ये, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से, वॉलंटी का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉलंटियर, ठीक है ना, क्या है वॉलंटियर, अपनी इच्छा और सहमति से किसी जोखिम को स्वीकार करता है, उसको बोलते हैं वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया।
ठीक है ना, याद रखोगे ना। चलो अब ऐसे ही हम फिर 25 के बाद एक चेन बनाएंगे बहुत बढ़िया वाली। 26 से हम बनाते हैं चेन 31 तक बना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो एक 30 लिख लो और 31 लिख लो, 26 और 27 लिख लो, ऐसे लिख लो 26, 27, 30 और 31, और ये एक चैन बन जाएगी 26 से 31 तक, ठीक है ना। ये दो एक साथ रखना और ये दो एक साथ रख लेना, ठीक है। 26, 27, 30, 31 और चैन कहां से कहां तक हो जाएगी 31 तक। देखो 26 क्या कहती है, अगर किसी ने कंसेंट दी है, किसी, जैसे ये आप डॉक्टर से याद रखेंगे, हम किससे याद रखेंगे, डॉक्टर से। बाकी अदर एक्ट में भी काम करती है लेकिन हम डॉक्टर से याद रखेंगे, ये भी डॉक्टर है, ठीक है ना। ये सेक्शन किसकी है, डॉक्टर की है। तो इसमें क्या होता है, अगर सहमति दी है फायदे के लिए, ठीक है ना। देखो क्या होता है, डॉक्टर जो है एक फॉर्म भरवाता है जब कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी करनी हो, तो एक कंसेंट फॉर्म पे साइन होते हैं, ठीक है ना, कि भाई वो फॉर्म नंबर कौन सा होता है, वो यही होता है 26। तो जब कोई सहमति दे दी है किसी फायदे के लिए और उस समय कोई मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है मतलब, तो उसको डॉक्टर को छूट 26 से मिल जाएगी। समझ में आ रहा ना, क्योंकि उसने, इस व्यक्ति ने सहमति दी थी डॉक्टर को अपने ऑपरेशन की और अपनी भलाई के लिए दी थी, और डॉक्टर भी भलाई के लिए ही उस ऑपरेशन को कर रहा था, लेकिन कुछ मिसफॉर्च्यून हो गया और वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया, तो 26 से डॉक्टर को छूट मिल जाएगी, ये कहती है 26, ठीक है। अब 26 के बिल्कुल साथ में देखो उसकी सबसे पहले ली है, तो इसकी देखो 26 27 से पहले है, तो 31 से पहले 30 है, तो ये लेंगे, ठीक है ना, 30 लेंगे। इसमें क्या है, इसमें कंसेंट नहीं है, इसमें विदाउट कंसेंट है और सेम काम है। अब विदाउट कंसेंट कैसे हुई, देखो अगर कोई इमरजेंसी केस आता है एकदम से, तो उसमें कंसेंट थोड़ा लेते हैं उसके परिवार वाले, तब तक आएंगे काफी देर हो जाएगी, तो डॉक्टर अपने सेल्फ एग्जामिनेशन करके अपना खुद का वो ऑपरेशन कर देता है, और उस समय कोई, ये इमरजेंसी से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो डॉक्टर को फिर कैसे छूट मिल जाएगी 30 से, कंसेंट, विदाउट कंसेंट, ठीक है। अब इसके बिल्कुल अगली सेक्शन पे जब हम आएंगे, तो ये सेक्शन कहती है कि अगर कोई 12 साल से कम है बच्चा, वो खुद कंसेंट नहीं दे सकता और या पागल है, तो उसकी कंसेंट कौन देगा, उसके गार्जियन देंगे, जो उसको पाल रहे हैं, जो उसके संरक्षण है, कौन देंगे, गार्जियन। बस ये सेक्शन यही कहती है कि 12 साल से कम व्यक्ति और पागल व्यक्ति की कंसेंट उसके गार्जियन देंगे। इसमें तो कंसेंट खुद दे दी 26 में, लेकिन अगर 12 साल से कम का बच्चा है तो 26 में कंसेंट नहीं बनेगी, वो 27 की कंसेंट बनेगी और वो कंसेंट उसके गार्जियन देंगे जिसकी वो संरक्षण में बच्चा है या पागल व्यक्ति है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब 31 देख लेते। 31 क्या कहती है, 31 कहती है अगर गुड फेथ के लिए कोई कम्युनिकेशन किया है, डॉक्टर ने कुछ बात बता दी है उसके फायदे के लिए, ठीक है ना, किसी फायदे के लिए अगर आपने किसी को कोई चीज बता दी है और उस समय कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लो उसको बता दिया कि भाई तुझको कैंसर है, ठीक है ना, और वो किस लिए बताया, कम्युनिकेशन किस लिए किया डॉक्टर ने, कि भाई ये अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, एड्स है वो बता दिया, तो वो व्यक्ति क्या हुआ, सुन के उस चीज को मर गया, तो डॉक्टर को छूट किससे मिलेगी 31 से। ये कम्युनिकेशन से रख लेना आप, एक ही वर्ड से आप इसको याद रखोगे तो पूरा चीजें आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है, हो गया। अब इसके बीच में दो सेक्शन और बचती है, 28 29। देखो दो ये पढ़ ली, दो ये पढ़ ली बिल्कुल, और ये 28 और 29। देखो अब कितने बच्चे 27 और 28 में कंफ्यूज हो जाते हैं। 28 क्या कहती है, 28 ये कहती है 12 साल से कम
पागल, इसमें कई सारी चीजें हैं, डर, भय, भ्रांति, भ्रांति सुनते हो, भ्रांति है ना, भ्रांति, हाँ भ्रांति यानी कि मिसकंसेप्शन, भय, डर। अगर इन सब का यूज करके किसी से कंसेंट ली है, देखो क्या कह ली है, कंसेंट यानी कि सहमति, तो वो सहमति वैलिड नहीं है, वो मान्य नहीं है। अगर 12 साल से नीचे का बच्चा कोई सहमति दे रहा है, मान लो इसी केस में 12 साल से नीचे के बच्चे ने सहमति दे दी और बच्चे को कुछ हो गया, तो वो सहमति तो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि 28 बताती है, तो उसकी सहमति कौन देगा, गार्जियन देंगे। पागल व्यक्ति की सेम, डर में कोई कंसेंट दे दी, डरा कर, भय में डाल कर दे दी, भ्रांति में दे दी, गलतफहमी में दे दी, तो वो कंसेंट कैसी है, इनवैलिड कंसेंट है। ठीक है, अब यहाँ 29 में आ जाते हैं। यहाँ बताता है कुछ सहमति भी वैलिड, सहमति भी वैलिड नहीं है, कुछ सहमति जो है ऐसी हैं जो वैलिड नहीं है। ठीक है ना, कुछ सहमति क्या होती है, कानूनी अपराध है, वे स्वयं में अपराध है, जैसे एबॉर्शन। इसको एक ही सबसे याद रखना है, एबॉर्शन। अगर कोई एबॉर्शन में सहमति भी दे रहा है तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रहा ना, क्लियर हो रहा ना बिल्कुल। चलो अब क्या होता है, कुछ बच्चे, फिर हम इससे आगे आते हैं ना, 28 से 32, देखो 26 से 30, 4 26 में 30, 4 जोड़े 30 आ गया, ऐसे 28 में 4 जोड़े 32 आ गया। ये चैन बनानी है, तभी आप इनको सबको एक साथ याद रख पाओगे। तो 32 में क्या है, 32 कहती है कि अगर कोई धमकी, थ्रेट, धमकी में कोई एक्ट करता है, यानी कि किसी को डराकर धमकाकर कोई एक्ट कराते हैं, तो वो जो थ्रेट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रहा है ना, अपराध नहीं माना जाएगा। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपने मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया कि जो ताले तोड़ने वाला होता है ना, जो ताली सही करता है, तोड़ता है, उसको धमकी दी, ठीक है ना, उसको धमकी दी और उससे जो है किसी के घर का ताला तोड़वा लिया। तो जो जिसने ताला तोड़ा, धमकी से उसके घर वालों को ख़त्म कर देंगे या फिर उसके कनपटी पे बंदूक रख के करा लिया, तो कोई एक्ट करा लिया, तो उसको 32 से छूट मिल जाएगी। जिसने वो कार्य किया है उसको तो मिलेगी सज़ा, वो जिसने कराया वो तो, लेकिन उसको क्या छूट मिल जाएगी, 32 से। तो बच्चे यहाँ पे कि डर से वो किया है यहाँ भी, और यहाँ भी धमकी है, डर है, तो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कंसेंट की बात हो रही है और यहाँ पे एक्ट की बात हो रही है, यानी कि कार्य करवाया है, वहाँ पे कोई सहमति नहीं ली है, यहाँ पे कार्य हुआ है और ये धमकी है। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब समझ में आ गया होगा ना, अब गलती नहीं करना। फिर लास्ट की एक सेक्शन है 33, ये सेक्शन है स्लाइट हार्म। क्या है, स्लाइट हार्म, यानी कि तुच्छ हानि। देखो तुच्छ हानि क्या, अपराध नहीं है, जैसे बस में धक्का लग गया, मुक्का लग गया, पैर पे पैर धरा गया, छोटा मोटा अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था, 14 से लेके हमने पढ़ लिया 33 तक। ठीक है, देखो टोटल इस चैप्टर में कितनी सेक्शन है, 14 से लेके 44 तक है। ठीक है, अब हमने 33 तक पढ़ लिया, 14 से 33 तक। अब हम 34 से 44 तक पढ़ेंगे, पूरे कंप्लीट नंबर है। ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो सेक्शन है ये है प्राइवेट डिफेंस के बारे में। क्या बताती है, प्राइवेट डिफेंस। और इसको भी हम इसी तरह याद करेंगे, बिल्कुल सेम। एक भी सेक्शन आपसे चपरेगी नहीं। चपरने का मतलब होता है ना कि आपसे भूल ही नहीं जाएगी। चलो आज फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। बाय।